नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। पिछले वीडियो में मैंने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसके जवाब दिए थे और उसके कमेंट में काफ़ी प्रश्न आए हैं जिनका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है जय पाठक जी का, जिन्होंने पूछा है कि ऑफिस में एक टाइम भी टी या कॉफ़ी मिलता है क्या, उसके लिए अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो पाठक जी, टी और कॉफ़ी के लिए अलग अलग ऑफिस में अलग अलग सिस्टम है। किसी ऑफिस में मिल भी जाता है ऑफिस की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसेज में अपने पैसे से ही जाकर कैंटीन में चाय पीना पड़ता है। रामचंद्र उरांव जी का प्रश्न है कि सीआई के बारे में बताएं सर। तो सीआई के बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख लीजिए। जेपीआर स्टडी का प्रश्न है कट ऑफ कितना गया था सर। 2014 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया था मेंस में, जिसमें कि 720 नंबर में से कट ऑफ लगभग 660 के आसपास गया था। इन्हीं का प्रश्न है कि इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। तो इसका आइडिया तो मेरे पास नहीं है कितना कट ऑफ जाएगा। जयप्रकाश जी का प्रश्न है एएसओ में पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर एएसओ में नहीं रहता है, क्योंकि एएसओ तक पॉलिटिकल पहुंच नहीं हो पाती है। पॉलिटिकल जो भी होते हैं वो तो डायरेक्ट सेक्रेटरी से या उसके नीचे जो बड़ी पदाधिकारी है उनसे संपर्क में रहते हैं। तो एएसओ पर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है। राजू यादव जी का प्रश्न है मेडिकल कहाँ होता है और किस हॉस्पिटल में। तो मेडिकल आपका जो होगा वो किसी भी ज़िले में, जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ के सिविल सर्जन से करा सकते हैं, और या फिर रांची आके यहाँ के सिविल सर्जन से करा सकते हैं। हम लोग का बैच ने लगभग सबने यहाँ पर रांची में आकर सिविल सर्जन के यहाँ जाकर और अपना मेडिकल कराया था। अंकित कुमार जी का प्रश्न सीआई के बारे में फुल डिटेल पता कर बताएं सर, क्या इसे फर्स्ट में रख सकते हैं। तो सीआई के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। और इसको फर्स्ट चॉइस में रखना है तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। उदय कर्मकार जी का प्रश्न है सर एएसओ का ट्रेनिंग कहाँ होता है। तो एएसओ का ट्रेनिंग श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में होता है, जो कि राजभवन के पास में है। रोहित कुमार जी का प्रश्न है सर एएसओ सीआई बीएसओ बीएलओ एलडब्ल्यू का प्रमोशन का कंपेयर वीडियो बनाइए विद करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन ऑफ वैकेंट प्रमोट पोस्ट। देखिए रोहित कुमार जी, सारे पदों के बारे में कितना वहाँ वैकेंट पोस्ट है नहीं है वो बताना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं एएसओ के बारे में बता सकता हूँ कि आप जब आइएगा तो एएसओ के सारे पद लगभग भरे मिलेंगे और इसके खाली होने की संभावना है लगभग 8 साल बाद। लगभग 300 के आसपास जो पद हैं अंडर सेक्रेटरी के, जब वो फिलअप हो जाएंगे तो ये वाले पद खाली हो जाएंगे, तो आपको 328 के आसपास पद मिल सकते हैं। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के बारे में भी मैं बता सकता हूँ कि उसमें आप जो आएंगे वो एक तरह से एकदम फ्रेश बैच रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी हैं 8 या 10 ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर एमओ मिलाकर कुल हैं, जो कि 3-4 साल में सब रिटायर कर जाएंगे। तो आप जो रहेंगे वो पूरा का पूरा बैच रहेगा फ्रेश, और आप लोग को प्रमोशन का भी पूरा चांस आगे रहेगा एमओ में। इसके बाद आनंद मोहन जी का प्रश्न है कि एएसओ का स्थापना कहाँ रहता है, जिस विभाग में उसका पदस्थापन होता है या कार्मिक में। तो एएसओ का जो स्थापना होता है वो कार्मिक में ही होता है, लेकिन उसकी जो सर्विस बुक है सेवा पुस्त, वो जिस विभाग में उसका पोस्टिंग होता है वहीं चली जाती है। तो जो भी उसके इंक्रीमेंट होता है, जो भी उसका प्रमोशन होता है, उस सबका इंद्राज जो है एंट्री वो संबंधित विभाग ही करता है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है। लेकिन उसका जब प्रमोशन होता है, उसका जब एमएससीपी मिलना होता है, उसके खिलाफ जब विभागीय कार्रवाई करनी होती है, तो वो सब कार्रवाई शुरू होती है कार्मिक में।
तो यहाँ पर आपका जो इंक्रीमेंट है और जो भी आपका इंद्राज है सेवा पुष्प में, वो संबंधित विभाग ही कर देगा। वर्तमान उपराजधानी एवं प्रस्तावित उपराजधानियों के एसओ का पद सृजित है क्या? तो वर्तमान उपराजधानी जो दुमका है वहाँ पर पद सृजित है, और प्रस्तावित उपराजधानी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो जितने भी प्रमंडल हैं वहाँ पर पद सृजित हैं। सर एसओ क्या एक डिपार्टमेंट का हर सचिव के अंडर पोस्टेड होते हैं, और एक डिपार्टमेंट में कितने एसओ होते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट में कितने एसओ होते हैं वो हर डिपार्टमेंट में पद सृजन का एक बना हुआ है। तो किसी डिपार्टमेंट में आपके 10 एसओ भी हो सकते हैं और किसी में 50 एसओ भी हो सकते हैं, तो सबका बराबर नहीं होता है। और सचिव के अंडर ही पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट में, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग किसी डायरेक्टरेट में होती है तो वो डायरेक्टर के अंदर होता है, जब वो किसी प्रमंडल में होता है तो कमिश्नर के अंडर में होता है, तो वो विभागाध्यक्ष कहलाते हैं, विभागाध्यक्ष के अंदर में रहता है। राम सुरेश शर्मा जी का प्रश्न है, सर विभाग लेवल के एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है? तो विभाग लेवल के एग्ज़ाम में जो आपको सिलेबस रहेगा उस टाइप का ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। अगर आप पिछला 2-3 पेपर उठा के देख लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग में पूछा जाता है कि डीडीओ का कार्य क्या है। तो डीडीओ का कार्य जो है, आपका पिछला 3 पेपर उठाइएगा तो ज़रूर वो क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद सेवा संहिता में पूछा जा सकता है कि प्रमोशन का क्या नियम है, या रोस्टर के लिए क्या सिस्टम है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और पिछला आप 3-4 पेपर उठा के अगर उन सबका ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो इजीली निकल जाता है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रशांत जी का प्रश्न है, सर एसओ का ड्रेस कोड क्या होता है ऑफिस में? तो प्रशांत जी, एसओ के लिए कोई ड्रेस निर्धारित तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन है कि फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के और साथ में जूता मोजा पहन के आना है, और हमेशा क्लीन सेव रहना है। लेकिन सब जगह उसका कड़ाई से पालन नहीं होता है, और कहीं कहीं इजी वे में भी लोग आते हैं ऑफिस। करण वर्मा जी का प्रश्न है, सर क्या न्यू सचिवालय भवन बन रहा है? तो अभी तो न्यू सचिवालय भवन बनने की कोई सूचना नहीं है। बीच में काम शुरू हुआ था, लेकिन नई सरकार आई तो उसने चेंज कर दिया। फिर एक नया जो स्मार्ट सिटी बन रहा है रांची में, उसमें ज़मीन चिन्हित हुई थी, लेकिन फिर अभी पता चला है कि वहाँ से भी वो पोस्ट कैंसिल हो गया है, और अब वहाँ पर सचिवालय की जगह पुलिस मुख्यालय बन रहा है। तो अब कहाँ बनेगा ये अभी भविष्य की बात है। निधि तिवारी जी का प्रश्न है, ज्वाइनिंग के कितने दिनों बाद सैलरी मिलती है? तो निधि जी, ज्वाइनिंग के महीने में ही आपको लास्ट मंथ में सैलरी मिल जाएगी। यानी कि आप अगर महीने की किसी भी तारीख को ज्वाइनिंग करती हैं, महीने में मानिए 7 जुलाई को ज्वाइनिंग की, तो आपको लास्ट दिन यानी कि 31 जुलाई या उससे पहले जो वर्किंग डे है उसमें सैलरी मिल जाएगी। एक मोहम्मद अफ्तार अंसारी जी का प्रश्न है, सर एएसओ के रूप में जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए। तो अंसारी जी, इसमें जो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से आपके मनोस्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लेके आए हैं इस पोस्ट के बारे में, तो हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड ना हों। लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे ऑप्शन मिले आज की डेट में कि मुझे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर या जो भी झारखंड प्रशासनिक सेवा स्तर के भी पद हैं उन पर जाने का भी, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसी पद पे बना रहना चाहूँगा, और उसके पीछे मैंने कई रीज़न पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि यहाँ पर आपको
कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि अपने परिवार के साथ आप रहिए, अपने बाल बच्चों को देखिए। दीपक मिश्रा जी का प्रश्न है, सर जेएसएससी ऑफिस में जो कालीनगर नामको में लोकेटेड है उसमें कितने एएसओ पोस्टेड हैं? क्या न्यू ज्वाइन करेगा उससे वहाँ पोस्टिंग मिल सकता है? अगर हाँ तो कितने % चांस है मिलने का? देखिए, ये सब तो आकलन की चीज़ें हैं। वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है लगभग 14-15 सीटें हैं एएसओ के लिए, और उसके आधे लगभग वहाँ पे पोस्टेड हैं। तो चांस तो है, आप चाहें तो वहाँ पे जा भी सकते हैं। राजदीप कुमार का है कि सर छुट्टी मिलने में कोई परेशानी होती है क्या? सीनियर की वजह से, वर्कलोड के कारण, या फिर अपना छुट्टी कभी भी ले सकते हैं? छुट्टी जहाँ तक है तो छुट्टी आपको तो लिमिट में ही मिलेगी। जितना आपको अलाउड है आप उतनी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विधानसभा जब चलने वाली है या मार्च एंडिंग में आप छुट्टी मांगने जा रहे हैं तो उस समय तो छुट्टी मिलने में तकलीफ़ हो सकती है, या ज़्यादा आप छुट्टी ले रहे हैं, तो वो आपके बॉस के ऊपर है कि आपके बॉस जो भी रहेंगे वो आपको किस तरह आपको हैंडल करते हैं। तबरेज आलम जी का प्रश्न है, एएसओ का क्या टेंडर या कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम होता है? गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर निकालती है तो एएसओ का कोई हाथ होता है क्या? तो इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स जो होते हैं उसमें भी वहाँ पे भी एएसओ की पोस्टिंग होती है और वहाँ पर भी एएसओ का रोल होता है। और इसके अलावा जितने भी विभाग टेंडर निकालता है तो वहाँ पर तो एएसओ ही हैंडल करते हैं, और डायरेक्टरेट जो करता है वहाँ पे भी एएसओ करते हैं, तो एएसओ का जरूर वहाँ पे रोल रहेगा ही। तबरेज आलम जी का प्रश्न है, पावर के हिसाब से जॉब प्रेफरेंस क्या हो सकता है? पावर, देखिए पावर जो है मेरे हिसाब से ना तो आपको सीआई के पास पावर है, ना बीएसओ के पास है, ना बीडब्ल्यूओ के पास है, क्योंकि वो किसी न किसी वरीय पदाधिकारी के अंदर कार्य करते हैं। जब वो एक प्रमोशन पा लेंगे, जैसे कि सीआई जब सीओ बन जाएगा तब उस जॉब में पावर आ जाएगी, क्योंकि उसमें डीडीओ का पावर आ जाता है, अपने निचले जो पदाधिकारी हैं उनका एसीआर लिखने का पावर आ जाता है, उनका सैलरी रोकने या देने का पावर आ जाता है, तब वो पावरफुल बनता है। अभी जिस पोस्ट पे भी जाइएगा आप, वो एक सबऑर्डिनेट पोस्ट है और वहाँ पर पावर का कोई मतलब नहीं है। विकास कुमार जी का प्रश्न है, एएसओ स्टेनोग्राफर में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पावर और प्रमोशन में कौन सा बेस्ट है? जहाँ तक पावर का बात है तो दोनों का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है। एएसओ का कार्य है फाइल को डील करना, योजनाओं को आगे बढ़ाना, उस पर कार्य करते रहना, और जो स्टेनोग्राफर जो आगे चल के पीएस या पीपीएस बनता है उसका कार्य है अपने सेक्रेटरी, अपने बॉस के जो भी निजी कार्य हैं, जैसे उनका कोई मीटिंग है उसको नोट करके रखना, जो भी फाइलें आती हैं बाहर के सेक्शन से उन सभी फाइलों को सेक्रेटरी के टेबल तक पहुंचवाना, और जब वो वापस आ जाती हैं तो फिर उसको सेक्शन में उसको वापस भेजना। तो इस तरह के कार्य होते हैं जिसमें इसमें आपका स्टेनोग्राफर वाला जो काम है वो आगे चलकर जब वो पीएस पीपीएस बन जाते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रहता उनका, वो केवल एक असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं अपने सेक्रेटरी के। लेकिन एएसओ जब ज़्यादा काबिल हो जाता है, ज़्यादा समझदार हो जाता है, ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो डिसीजन मेकिंग यानी कि पॉलिसी डिसीजन में उसका रोल आ जाता है। और जब उसके पास एक्सपीरियंस होता है तो विभाग के सेक्रेटरी हों या विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हों, डिप्टी सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, जो भी सेक्रेटरी हो, वो उसके परामर्श को वैल्यू देते हैं, क्योंकि उसको काम करने का, जो काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है बनिस्बत की ऊपरी पदाधिकारियों के। और यहाँ पर जो पीएस और पीपीएस वाला जो कैडर है उसको कार्य करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो योजना से रिलेटेड है, जो भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है उससे उसका काम आप समझ ही गए कि किस हद तक सीमित रहता है।
रितेश राज का है कि सर जॉइनिंग के लिए कितना दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। देखिए ये तो आपको कार्मिक में जाके पता करना होगा। मेरे हिसाब से 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, और अगर आप ज़्यादा दिन का लेना चाहते हैं तो आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ परमिशन लीजिए, शायद आपको ज़्यादा दिन का भी मिल जाए। थुन कुमार का प्रश्न है, सर आपके नज़र में झारखंड सचिवालय में अदर स्टेट का जॉब कर रहे हैं कि नहीं? क्या अदर स्टेट वाले झारखंड में जॉब करता है कि नहीं? यदि हाँ तो सचिवालय के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बिहार से बनाकर ले सकते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप विजय शर्मा जी का प्रश्न है कि एएसओ में असिस्टेंट क्लर्क मिलता है कि नहीं? ये सारा काम खुद करना होता है। देखिए असिस्टेंट क्लर्क जो है, पहली बात तो कनीय सचिवालय सहायक होते हैं, जिनका जो कार्य होता है वो लेटर को डायरी करना, डिस्पैच करना, तो वो डायरी डिस्पैच करके आप ही को देते हैं। और जो आपको काम करने का है तो आपका काम रहेगा फाइल को डील करना। तो फाइल डील करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी कि आपका कोई लेटर टाइप कर दे, या फिर आपका जो नोटिंग है वो कोई टाइप कर दे, लेकिन वो करवाना आपको होगा। तो उसके लिए यहाँ पर सचिवालय में हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से आप काम करवाते हैं। संजय जी का प्रश्न है, सर एएसओ का अपना पर्सनल केबिन होता है क्या? देखिए मैंने कई बार बता दिया है कि आजकल ज़्यादातर डिपार्टमेंट में छोटे छोटे केबिन बना के दिए गए हैं, जो एएसओ और एएसओ के लिए होते हैं। और कहीं कहीं बड़े केबिन भी मिल जाते हैं, लेकिन ये भी है कि कहीं कहीं पूरा हॉल में टेबल लगा दिया गया है एक लाइन से, और वहाँ पर सारे एएसओ एक साथ बैठे हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट वाइज है, लेकिन ज़्यादातर में छोटे छोटे केबिन बना के दे दिए जाते हैं। विजय बैठा जी का प्रश्न है, सर मैं रेलवे में 4600 ग्रेड पे मैं हूँ, मेरा बेसिक पे 53,600 है, तो क्या मुझे एएसओ में सिलेक्शन होने पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? देखिए पहले बात तो आप 4600 ग्रेड पे में हैं ऑलरेडी, तो क्या रेलवे आपको परमिशन देगा कि 4600 ग्रेड पे के लिए आप फॉर्म भरें? अगर दे देता है परमिशन तो आपको जो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो आप अपने आप समझ लीजिए। सैलरी में आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पे 53,600 में हैं, यहाँ पर आइएगा 54,900 में। और फ़ायदा ये हो सकता है कि आप हो सकता है कि कहीं छोटी जगह पे पोस्टिंग हो, जहाँ पर एचआरए आपको अभी 9% मिल रहा हो, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको कम मिल रहा हो, तो यहाँ पर आने पे आपको एचआरए जो है वो 18% हो जाएगा, और ट्रेवलिंग अलाउंस आपको 1800 प्लस डीए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है रेलवे में आप हैं, तो अगर रेलवे में ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ पर आपका बार बार ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर आप एक जगह राजधानी में अच्छे से स्थापित होकर रह सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और वो उसको आप अपने से देख लीजिए। तो एक कमलेश कुमार जी का प्रश्न है कि सर एएसओ में डिपार्टमेंट अलॉट कैसे होता है? अगर मेरा डिग्री सिविल इंजीनियर है तो क्या मुझे सिविल वाला ही डिपार्टमेंट मिलेगा? तो कमलेश जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो रेंडमली तरीके से सेलेक्ट करके दिया जाएगा, यानी रेंडमली आपको दिया जाएगा। इसमें आपकी योग्यता का आपके डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो जाते हैं और वहाँ उनको पता चलता है, सेक्रेटरी को या जो भी आपकी स्थापना डील करते हैं, कि आपकी योग्यता फलाने चीज़ में है, तो उससे रिलेटेड कार्य आपको वहाँ पर दिया जा सकता है। अमित कुमार जी का प्रश्न है, मैं अभी 7 साल से बैंक में हूँ, अभी मेरा ग्रोस सैलरी 90 प्लस है, बट टू मच वर्क प्रेशर एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, आपको क्या लगता है एसओ विल बी बेटर फॉर मी? देखिए यहाँ पे चूँकि आपकी सैलरी अभी 90,000 हो चुकी है प्लस, और यहाँ पर मैंने बताया कि आपको 75,000 लगभग मिलेगा, तो 15,000 का यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन आपका जो वो वाला फैक्टर है कि ट्रांसफ़र, वर्क प्रेशर, उसमें आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो आप देख लीजिए अपना जिसमें जाना चाहते हैं।
सोनू कुमार जी का प्रश्न है, सर इग्नू का डिग्री में कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, तो कॉलेज का नाम में क्या लिखें? तो आप कॉलेज के नाम में भी इग्नू का ही नाम लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल फॉर्म एक तरह से भराया जा रहा है, लेकिन असली चेकिंग आपकी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पर जो भी आपके डाउट हैं आप वहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा। सियाराम जी का प्रश्न है, सर मैं ओबीसी एनसीएल से संबंधित जानकारी चाहिए। BC 1 कैटेगरी में आता हूँ, मेरे पिताजी टेक्नीशियन लेवल 3 हैं और वार्षिक आय 6,30,6.30 लाख है। पिछले महीने मेरा ग्रुप डी में जॉब हो गया है, तो क्या मैं ओबीसी एनसीएल में आऊँगा या ओबीसी क्रीमी लेयर में? देखिए, मेरे हिसाब से ओबीसी के क्रीमी लेयर से संबंधित कुछ गाइडलाइन बनी हुई है, आप एक बार उसको समझ लीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार जहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है वहाँ जाके समझ लीजिए। राजू वर्मा जी का प्रश्न है, क्या एएसओ प्रमोट करके आईएएस लेवल तक पहुँच जाता है? बिल्कुल नहीं। एएसओ प्रमोशन पाके मैक्सिमम पहुँच सकता है जॉइंट सेक्रेटरी तक, जो कि 8700 ग्रेड पे का है, या लेवल 13 जिसको बोल सकते हैं। और सेक्रेटरी जो है वो आपको टॉप मतलब कि मुख्य सचिव रैंक तक पहुंच जाता है, तो उससे तो कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। आईएएस की यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो सकती है। अगर आप कुछ हद तक तुलना करेंगे तो झारखंड प्रशासनिक सेवा की कर सकते हैं, वो प्रमोशन पाकर आईएएस बन जाते हैं, यानी कि उनके लिए आईएएस में सीटें रहती हैं प्रमोटिव आईएएस के लिए। लेकिन अगर वो आईएएस नहीं बन पाए तो उनका जो प्रमोशन है वो स्पेशल सेक्रेटरी तक होता है, जो कि लेवल 13A का है, यानी कि 8,900 का है। तो वो वहाँ तक प्रमोशन पाते हैं, और इसमें आप 8700 यानी कि लेवल 13 तक प्रमोशन पाते हैं। लेकिन उनके लिए सीटें कुछ ज़्यादा रहती हैं, तो उनका बनने का चांस ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी बनने का चांस हम लोग के कैडर का बहुत कम रहता है, काफ़ी कम सीटें हैं। राजू वर्मा का प्रश्न है कि एसओ का पावर क्या होता है? क्या एसओ को गाड़ी मिलता है? एसओ की सैलरी 3 साल बाद क्या होती है? देखिए, एसओ जो होता है उसका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन वो एक गजेटेड ऑफिसर हो जाता है। तो गजेटेड ऑफिसर वो भी ग्रुप बी का होता है, और गाड़ी उसको नहीं मिलती है। और 3 साल बाद एसओ की सैलरी क्या होगी? तो 44,900 आपकी स्टार्टिंग है, 3% आप इंक्रीमेंट लगाते रहिए, या उसके अंदर पे मैट्रिक्स में आप देख लीजिए, लेवल 7 का जो पहला है वो 44,900 है। उसके बाद 3 जो लेवल है यहाँ पर देख लीजिए, 3 लेवल बाद आपका इंक्रीमेंट क्या होगा। विवेक कुमार जी का प्रश्न है, वेदर एन एसओ गेट असिस्टेंट और ही हैज़ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? देखिए, असिस्टेंट मतलब आपका जो कार्य है वो एक बेसिक लेवल का है, जिसमें अब कोई आपको असिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि अब आपको वहाँ पर दिमाग लगाना है, तो दिमाग लगाने में आपको असिस्ट और कोई नहीं करेगा। अगर असिस्ट करना भी है तो वो आपसे ऊपर के पदाधिकारी से आप अपना असिस्टेंट ले सकते हैं, जैसे कि आप एसओ से या अंडर सेक्रेटरी से या जो भी वरीय पदाधिकारी है उनसे जाके आप परामर्श ले सकते हैं, तो वो असिस्टेंट हो गया आपका। और दूसरा, आप असिस्टेंट लेटर लिखवाने में और टाइप करवाने में तो आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता है, आप उससे टाइप करवा सकते हैं। फाइल वगैरह आपको लेने ले जाने के लिए आपको प्यून मिल जाता है। और अब आपको क्या असिस्टेंट चाहिए? लेटर को अपने आप फाइल में लगाना होगा, अपने आप उसमें आपको नोटिंग लिखना होगा या लिखवाना होगा कंप्यूटर ऑपरेटर से, तो वो सब काम तो आपको स्वयं करने होंगे। फाइल उठा के अपने आप ही आपको अलमीरा में रखना होगा, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। आदिल रजा का प्रश्न है, सर मेडिकल फैसिलिटी कैसा होता है जॉब का? मेडिकल के बारे में मैंने बता दिया कि 1,000 रुपये मंथली आपको मिल जाता है मेडिकल अलाउंस के रूप में। और इसके अलावा अगर गंभीर बीमारी हुई है आपको, जिसमें आके आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उसके लिए सरकार ने कई हॉस्पिटल डिसाइड कर रखे हैं, और उसमें आप अपना इलाज कराइए।
और इसके अलावा अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जो कि उन अस्पतालों में नहीं हो सकता है, तो आप बाहर किसी बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए, लेकिन उसका जो रिम्बर्समेंट है, उस पैसे की प्रतिपूर्ति है, आपको यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड है उसके थ्रू करवानी पड़ेगी। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपको खर्चा मिल जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित है। नवजीवन जी का प्रश्न है, सर डीवी के बारे में एक जानकारी बताइए। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रेजुएशन का प्रोविजनल से काम चल जाएगा क्योंकि ओरिजिनल गुम हो गया है? देखिए, ओरिजिनल गुम हो गया है तो आपके पास समय है, आप अपना ओरिजिनल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए, उसमें क्या तकलीफ़ है। प्रोविजनल से काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन करने वाले पदाधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। वो एके जी का प्रश्न है, सर एसओ सैलरी कैसे इंक्रीज होता है अगर प्रमोशन नहीं हो? देखिए, हर साल जुलाई में या जनवरी में अगर आपकी जॉइनिंग जनवरी से लेके जुलाई के बीच में होती है तो अगला इंक्रीमेंट आपको जनवरी में मिलेगा। दोस्तों, प्रश्न बहुत ज़्यादा है जिसका जवाब देना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैं अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा जिसमें बाकी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।